कानूनी सहायता के इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं एडवोकेट नीतीश सहाय और जैसा कि आप जानते हैं कि मैं अपने चैनल के माध्यम से आपको कानून की नई नई जानकारियां उपलब्ध कराता रहता हूं। दोस्तों, चाहे सिविल सूट हो या क्रिमिनल केस हो या कोई अन्य केस हो, सभी की शुरुआत किसी न किसी फैक्ट से ही होती है। और कोई भी डिस्प्यूट हो, वो उसमें दो या दो से अधिक जितने भी कॉन्टेस्टिंग पार्टीज होती हैं, सबके अपने अपने फैक्ट्स होते हैं और उन्हीं फैक्ट्स को लेकर वो आपस में डिस्प्यूट करते हैं, जिनका एडजुडिकेशन कोर्ट को करना होता है। कोर्ट अपने इस एडजुडिकेशन प्रोसेस में वो रेलेवेंट फैक्ट्स को सेग्रीगेट करती है और रेलेवेंट फैक्ट के सहारे अल्टीमेटली वो कंक्लूजन ड्रॉ करती है और जस्टिस डिलीवर करती है। तो इन सारे प्रकरण में जो इंपॉर्टेंट चीज निकल कर आई है वो है फैक्ट ऑफ द केस। तो इसीलिए आज के वीडियो में हम फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इशू, ये तीन शब्दों की चर्चा करेंगे। वीडियो का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है, इसलिए मेरी ये आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, कोई भी केस जब स्टार्ट होता है तो एक पार्टी के अपने फैक्ट होते हैं और उसके काउंटर में दूसरे पार्टी के फैक्ट्स होते हैं। ये दोनों अपने अपने फैक्ट्स को लेकर डिस्प्यूट क्रिएट करते हैं। अब ये फैक्ट क्या है, तो इसकी चर्चा इंडियन एविडेंस एक्ट के सेक्शन 3 यानी डेफिनेशन क्लॉज में की गई है। इंडियन एविडेंस एक्ट के अनुसार फैक्ट इज एनीथिंग, स्टेट ऑफ थिंग और रिलेशन ऑफ थिंग विच कैन बी परसीव्ड बाय सेंसेस। अर्थात कोई भी चीज, उस चीज का कोई अवस्था या उसका कोई रिलेशन जिसे हम अपने सेंस के द्वारा परसीव कर सकते हैं, तो वो फैक्ट कहलाई जाएगी। अब इसका अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो इसका एग्जाम्पल कोई भी हो सकता है, जैसे कोई सर्टेन थिंग्स सर्टेन ऑर्डर में सर्टेन प्लेस पे रखी हुई हैं, ये भी एक फैक्ट है। कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के बारे में सर्टेन ओपिनियन रखता है, ये एक फैक्ट है। कोई व्यक्ति ने कोई काम किसी पर्टिकुलर ढंग से किया, ये भी फैक्ट है, इत्यादि। तो इस प्रकार फैक्ट जो होता है वो कोई भी चीज या उसकी अवस्था या उससे संबंध को जो दर्शाता है उसे हम फैक्ट कह सकते हैं। अब कोई लिटिगेशन में फैक्ट का क्या रोल रहता है, इसकी चर्चा हम अभी थोड़ी देर में करेंगे, लेकिन पहले हम ये चर्चा कर ले कि फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट क्या होता है। तो सबसे पहले हम अब देखते हैं रेलेवेंट फैक्ट को। दोस्तों, रेलेवेंट फैक्ट, जब कोई केस होता है तो दोनों ही पार्टी अपने अपने फैक्ट्स को प्रूव करने के लिए ढेर सारे एविडेंसेस प्रोवाइड करते हैं। लेकिन क्या सारे एविडेंसेस को कोर्ट कंसिडर कर लेगी? ऐसा नहीं होता है, क्योंकि अगर ऐसा हो तो सिर्फ अपने केस को प्रूव करने के लिए कुछ भी फैक्ट्स कोई भी पार्टी दे देगी और कोर्ट को लेना पड़ेगा, जिसके कारण अननेसेसरी लिटिगेशन लिंगर होगा। तो ऐसा नहीं होता है और कोर्ट सिर्फ उन्हीं फैक्ट्स को कंसिडर करती है जो रेलेवेंट हो। अब ये रेलेवेंट फैक्ट कौन होगा, तो इसके बारे में इंडियन एविडेंस एक्ट में ही प्रोविजन है। अर्थात रेलेवेंट एक्ट का जो डेफिनेशन दिया हुआ है वो ये कहता है कि वो सारे फैक्ट रेलेवेंट माने जाएंगे जो इंडियन एविडेंस एक्ट के चैप्टर 2 के हिसाब से रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट के अकॉर्डेंस होंगे। अर्थात जो चैप्टर 2 में सेक्शन 5 टू सेक्शन 55 तक रेलेवेंसी ऑफ फैक्ट से रिलेटेड प्रोविजंस दिए गए हैं, तो उन प्रोविजंस के अकॉर्डेंस में जो फैक्ट होंगे वो सारे रेलेवेंट फैक्ट माने जाएंगे। तो दोस्तों, इस प्रकार हमने रेलेवेंट फैक्ट को समझ लिया। अब रेलेवेंट फैक्ट का अगर कोई एग्जांपल देखा जाए तो अगर कोई दो व्यक्ति के बीच में कोई पर्टिकुलर लैंड को लेकर डिस्प्यूट है, तो उस लैंड के ट्रांजैक्शन में यदि किसी थर्ड पार्टी का विटनेस है तो उस थर्ड पार्टी की गवाही को रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा। इसी प्रकार कोई क्रिमिनल केस में कोई अगर आई विटनेस या हियरसे विटनेस होगा
तो वो रेलेवेंट फैक्ट माना, उसकी विटनेस को रेलेवेंट फैक्ट माना जाएगा, यानी पीस ऑफ एविडेंस समझा जाएगा। अब बात करते हैं फैक्ट इन इशू की। फैक्ट इन इशू का जो डेफिनेशन है वो इंडियन एविडेंस एक्ट में इस प्रकार है। The expression fact in issue means and includes any fact from which either by itself or in connection with other facts the existence, non-existence, nature or extent of any right, liability or disability asserted or denied in any suit or proceeding necessarily follows। अर्थात किसी भी फैक्ट में या तो उन फैक्ट के द्वारा खुद या उनसे रिलेटेड कोई अन्य फैक्ट के द्वारा किसी राइट, लायबिलिटी या डिसेबिलिटी के असर्शन या डिनायल का बोध जिनसे हो वो फैक्ट इन इशू कहलाएगा। अर्थात यानी लिटिगेशन का जड़, इसे अगर हम क्रूड लैंग्वेज में कहें तो आखिर मुद्दा क्या है, लिटिगेशन का जो मुद्दा होता है वो फैक्ट इन इशू कहलाता है। अब जैसे दो पार्टीज के बीच में अगर कोई लैंड डिस्प्यूट है और दोनों ही पार्टी अपने अपने दावे पेश कर रही हैं, तो यहाँ जो लैंड डिस्प्यूट का जो मेन मुद्दा होगा कि ये लैंड किसका है, whether the complainant is entitled to hold the land or it belongs to defendant। तो ये जो इशू बना वो दैट विल बी फैक्ट इन इशू, जिसको कि डिसाइड करना होता है। तो दोस्तों इस प्रकार आज हमने फैक्ट, रेलेवेंट फैक्ट और फैक्ट इन इश्यूज का डेफिनेशन इंडियन एविडेंस एक्ट के आधार पर देख लिया और इनकी इम्पोर्टेंस को भी समझा। अब अगर कोई एक पर्टिकुलर केस होता है तो उसमें फैक्ट क्या होगा, रेलेवेंट फैक्ट क्या होगा और फैक्ट इन इशू क्या होगा, इसे हम समझने का प्रयास करते हैं। सपोज करें किसी ग्रेच्युटी के केस में अगर कोई एक एप्लीकेंट है जिसने अपना फैक्ट लिखा कि उसने फला कंपनी में इतना इतना दिन तक कार्य किया, उसका वेजेस ये था और उस हिसाब से उसने अपना ग्रेच्युटी कैलकुलेट किया, तो ये उसका फैक्ट हो गया। अब जो इसमें एम्प्लॉयर है, एम्प्लॉयर अगर अपीयर होकर वो अपना फैक्ट बताता है कि इस एम्प्लॉय को डिसमिस किया गया था, डिसमिस मॉरल टर्पिट्यूड के आधार पे किया था और इस कारण ये ग्रेच्युटी का हकदार नहीं है, तो ये फैक्ट एम्प्लॉयर साइड यानी रिस्पोंडेंट का हो गया। अब इन दोनों फैक्ट्स को आधार बनाकर कोर्ट एडजुडिकेशन करती है और अब इसमें दोनों पक्षों से अपने अपने फैक्ट्स के फेवर में एविडेंस प्रोड्यूस करने को कहती है। तो एविडेंस में जो भी डॉक्यूमेंट्स या गवाही, डिपोजिशंस एटसेट्रा अगर दोनों पक्ष देते हैं तो वो दोनों पक्षों के जो गवाही और डिपोजिशंस हैं वो रेलेवेंट फैक्ट्स की श्रेणी में आएंगे और अल्टीमेटली जो फैक्ट इन इशू डिसाइड करेगी कि वेदर द एम्प्लॉय इज एंटाइटल्ड टू रिसीव ग्रेच्युटी और नॉट। तो ये इनका फैक्ट इन इशू होगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि इससे फैक्ट, फैक्ट इन इशू और रेलेवेंट फैक्ट ये तीनों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक कर लें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।